नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात मरवाही विधानसभा से जुड़ी हुई। तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव का दंगल और सियासत की आग रोज बढ़ती जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी के ध्रुव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और सीएम भूपेश बघेल वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। मोहन मरकाम वो भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। कई मंत्री, सांसद, विधायक शामिल होंगे और अमित जोगी वो भी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन दाखिल कर चुके हैं, गंभीर सिंह, और कल उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन भरने का अंतिम दिन है। तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम। नामांकन के ठीक पहले एक तरफ जब डॉक्टर गंभीर सिंह अपना नामांकन दाखिल कर रहे थे, उसी वक्त अर्चना पोर्ते ये बता रही थी कि 20 साल से उनका पार्टी में दम घुट रहा था। वही अर्चना पोर्ते अब कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं डॉक्टर के ध्रुव। डॉक्टर बनाम डॉक्टर की लड़ाई और अमित जोगी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अमित जोगी के नॉमिनेशन फाइल करते ही मुकाबला त्रिकोणीय और बेहद दिलचस्प। सीट भले ही एक है पर इस पर भी पूरे देश की निगाहें टिकी होंगी क्योंकि यह अजीत जोगी की सीट है। और सीधे आपको लिए चलते हैं। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, क्या कुछ अपडेट है? और बहुत तेजी से मरवाही का घटनाक्रम बदल रहा है। आज अमित जोगी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे और शक्ति प्रदर्शन जाहिरा तौर पर कांग्रेस करेगी आज, जबकि खुद भूपेश बघेल साहब पहुंच रहे हैं। ममता, बिल्कुल, देखिए 11 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है वो मरवाही के लिए रवाना होंगे और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जो है वो कल शाम को ही रवाना हो चुके हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस ने करीबन अपने 8 मंत्री और 50 विधायकों की ड्यूटी लगाई है, इसका मतलब समझा जा सकता है कि किस तरीके से दबाव में जो है वो कांग्रेस पार्टी भी नजर आ रही, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल भी हो जाता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कैंडिडेट जो डॉक्टर गंभीर सिंह है, उन्होंने कल नामांकन दाखिल किया था। और जिस तरीके से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मैं आपको इस वक्त रोकना चाह रहा हूं ममता। एक और बड़ा घटनाक्रम उज्जैन में जो हुआ है, इमरती जी खुद ये तो करोड़ों में बात करती है, करोड़ों में बात करती है। ये बिके हुए लोग के पास क्या कहेंगे, हम बिक गए? ये तो आरोप ही लगा सकते हैं। कोई खुद खड़े होकर तो नहीं ऐलान करेगा कि मैं बिक गया था। साफ बात ये है। पर जो उज्जैन में ये शराब माफिया फिर से जो पिछले 7 महीनों में उत्पन्न हुआ है, बड़ी दुख की बात है। फिर से मध्य प्रदेश में माफिया हावी हो रहा है। मैंने माफिया के खिलाफ मुहिम चलाया था। कोई मुझे दबा नहीं सकता था, कोई मुझे पटा नहीं सकता था। पर आज तो माफिया का राज है। माफिया, मिलावट, ये सब चीजें और आम जनता गवाह है। मैं तो भरोसा कर रहा हूं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, मध्य प्रदेश के नौजवानों पर भरोसा कर रहा हूं। मैं मध्य प्रदेश के किसानों पर, छोटे छोटे व्यापारियों पर मैं भरोसा कर रहा हूं। और मुझे इस बात का विश्वास है कि हमारे नौजवान, हमारे किसान, हमारे छोटे व्यापारी मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, मध्य प्रदेश से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का ये छोड़ो यार, ये सब कानून व्यवस्था को लेकर कानून तो क्या दिया है। तो कमलनाथ को आप सुन रहे थे और उन्होंने उज्जैन की घटना का जिक्र किया, माफिया का जिक्र कर लिया, बिकाऊ बनाम टिकाऊ इसका भी धीरे से जिक्र कर लिया। लेकिन अब हम वापस मरवाही की खबर पर लौटेंगे। मरवाही की खबर हम आपको दिखा रहे थे, क्योंकि हर खबर बहुत तेजी से आप तक हमें पहुंचानी होती है। वापस हम मरवाही की खबर का रुख कर रहे हैं। मरवाही में आज होगा शक्ति प्रदर्शन। ममता लगातार हमारे साथ बनी हुई है। जी ममता, आप अपना जवाब पूरा करें प्लीज। बिल्कुल, देखिए, और 1 बजे अमित जोगी नामांकन दाखिल करेंगे। और लेकिन नामांकन दाखिल करने के पहले जिस तरीके से जो है एक झटका लगा है कि ऋचा जोगी का जो जाति प्रमाण पत्र है वो निलंबित हुआ है, तो इस तरह अगर हम बात करें तो अलग अलग घटनाक्रम मरवाही को लेकर देखने में आ रहे हैं। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था। आज जो है कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। और जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ममता, मैं आपको रोक रहा हूं। आपने बड़ा अच्छा शब्द बोला कि शक्ति प्रदर्शन किया। जब ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था तब अर्चना पोर्ते को अगर शक्ति मान लिया जाए तो शक्ति तो कांग्रेस के पास चली गई और वो ये कह रही कि उनका 20 साल से दम घुट रहा था बीजेपी में। ममता,
देखिए 20 साल से दम घुट रहा था, लेकिन 20 सालों का दम घुटना वो इतने समय तक कैसे बर्दाश्त कर पाई, ये अलग बात है। लेकिन ये जरूर है कि जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके की चीजें जो है, तकलीफें जो है वो और उभर कर सामने आ जाती है और लोगों को तो यही जो है अर्चना पोर्ते के सामने दिखाई दे रही है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी के लिए जरूर थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी हो सकती है, लेकिन अमूमन जिस तरीके से होता है पार्टियों का यही जवाब होता है कि जिसको जाना होता है वो जाता है, जिसको आना होता है वो आता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अमूमन जवाब होता है। भारतीय जनता पार्टी के जो कई तमाम नेता हैं वो भी इस तरह के जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये जरूर बड़ा झटका माना जाएगा जब खुद वहां पर डॉक्टर रमन सिंह मौजूद थे, तमाम बीजेपी के नेता वहां पर मौजूद थे। ऐसे में कैसे वो उन्हें संभाल नहीं पाए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इधर हम बात करें कांग्रेस की भी, तो कांग्रेस लगातार जो है वो इस बात को लेकर दावे कर रही है कि 2 सालों तक जो विकास किया उसके आधार पर हमें मरवाही में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसको देखकर ही मरवाही की जनता जो है वो हमें वोट देगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि 50 विधायक उन्हें लगाने पड़े, 8 मंत्री लगाने पड़े। आज खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर जा रहे हैं, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम वहां पर जा रहे हैं और 1 नवंबर तक वो पूरा डेरा डाले रहेंगे। तो प्रेशर जो है तमाम पार्टियों में दिखाई दे रहा है। जोगी कांग्रेस जो है वो इस भरोसे है कि थोड़ा सिंपैथी जो एक कॉर्नर होता है जो जनता का, वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो मजबूत होगा। और जाति वाला जो है अमित जोगी ने एक कार्ड खेल ही दिया है कि वो जो सरकार नहीं चाहती कि हमारे परिवार से कोई चुनाव लड़े और इसलिए हमारी जो ऋचा जोगी की जाति को लेकर अड़ंगा डाला जा रहा है। तो ये तमाम तरह के घटनाक्रम जो है वो दिखाई देगा। लेकिन ये जरूर है कि मरवाही का ये जो नतीजा है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी एक तरह से कहें कि तस्वीरें साफ करेगा कि 2 साल के विकास के जो दावे यहां पर किए जाते, उसका भरोसा यहां पर दिलाया जाता मरवाही में, वो कितना सही होता है। या बीजेपी जिस तरह से कह रही थी कि कांग्रेस और जो जोगी कांग्रेस से जो लोग परेशान थे तो उनके नंबर है, लेकिन जोगी कांग्रेस जिस तरह से कह रही कि अजीत जोगी ने जो काम किया था उसके आधार पर वो जो है वो जनता देखेगी। तस्वीरें बाद में साफ होगी, लेकिन फिलहाल अगर हम कहें तो सियासी ड्रामा जो है वहां पर चरम पर है। जी लोग तो अब चांदी की सड़क का जिक्र और सपनों के सौदागर का जिक्र भी ले आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ममता, इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और अब रुख कर रहे हैं हम दुर्ग की खबर का। तो दुर्ग से खबर है और सांसद का अनशन लगातार जारी है। सांसद हैं विजय बघेल और उनका अनशन लगातार जारी है। उनका अनशन की वजह भी बहुत जबरदस्त है, वो आपको आगे बताएंगे। आमरण अनशन का आज 3रा दिन है। बीजेपी सांसद विजय बघेल बीजेपी नेताओं की रिहाई के लिए अनशन कर रहे हैं। अब जिन्हें बीजेपी जो सांसद हैं विजय बघेल वो बीजेपी नेता बता रहे हैं, पुलिस के लिहाज से वो लूट के आरोपी हैं। ये सारा प्रदर्शन अगस्त में किया जा रहा था कि साहब शराब की दुकान क्यों खोली जा रही है। प्रदर्शन किया जा रहा था, उतने में एक शराब से भरा हुआ ट्रक आया। पता नहीं प्रदर्शनकारियों में से किस किस ने मौका ढूंढ लिया और उसमें से शराब लूट कर ले गए। पुलिस ने मामला बनाया, गिरफ्तारियां हुई। अब सांसद साहब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बीजेपी के नेता हैं, उन्हें तो रिहा करना पड़ेगा वरना मैं अनशन करूंगा। वो अनशन पर बैठ गए हैं। और इन सब से अलग एक तीसरी तस्वीर है। प्रदर्शन हो रहे हैं, अनशन हो रहे हैं, इन सब के बीच ऐसा लगता है मानो कोरोना यहां पर नेताओं के सामने नतमस्तक हो गया है। उसने भी हार मान ली है कि नेता नहीं सुधरेंगे। ये तीसरा पहलू है इस पूरे घटनाक्रम का। मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट? सांसद साहब अनशन कर रहे हैं, उनकी कोई सुध ले रहा है, नहीं ले रहा है? खुद बीजेपी वाले सुध ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपके यहाँ की राजनीति बड़ी दिलचस्प है, लोग गुजरते तो हैं पर एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक ही पार्टी के नेता। मिथिलेश। हाँ जी बिल्कुल ललित, जैसा आप बता रहे हैं वैसा ही कुछ देखने जरूर मिल रहा है। 3 दिन से अनशन लगातार जारी है। सांसद विजय बघेल अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कोई बड़ा अभी अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचा है जिस तरह से कि वो आंदोलन अपना समाप्त कर सके। कलेक्टर का वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन कलेक्टर जो निर्णय ले सकता है वो भी वहां पे नहीं पहुंचा है, तो इस लिहाज से उनका अनशन जारी है। दूसरी बात ये है कि जो भाजपा के अंदर जो गुटबाजी है वो कहीं न कहीं नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से दुर्ग जिले की ही पूर्व सांसद रही है सरोज पांडे, वो इस आंदोलन से दूरी बनाए रखे हुए हैं। इसी तरह से उनके जो समर्थक है वो भी वहां पर नहीं है। हालांकि जो कल है वो जो रायपुर के सांसद सुनील सोनी और सुनील बजाज जो वहां पर पहुंचे हुए थे और भी नेताओं के आने का सूचना मिली थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। तो अब इस तरह से लगातार ये आंदोलन जारी है और कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। और सांसद विजय बघेल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कि उनको कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, निशर्त रिहाई नहीं की जाएगी उनके समर्थकों की, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। तो अब देखने वाली बात यही होगी ललित
ललित की ये आंदोलन कहाँ तक जाता है और इसका अंत जो है वो कहाँ जाकर होता है? वाकई आमरण अनशन की उन्होंने बात कही थी, अब वो शायद आश्वासन का भी, जैसे आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। आमरण अनशन और आश्वासन, इनका बड़ा गहरा ताल्लुक दरअसल रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, राजधानी में फिर चाकूबाजी हुई है। पिता और बेटे ने एक युवक को चाकू मार दिया है। गंभीर हालत में इन्हें एम्स में भर्ती किया गया। आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार राजधानी की खुद कानून व्यवस्था, पूरे छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। ये मॉर्निंग वॉक के लिए युवक निकला हुआ था। इसी दौरान जो पिता पुत्र हैं उन्होंने चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया है। और ये बताया जा रहा है कि एक दिन पहले जो है विवाद हुआ था, जो जिस युवक के साथ चाकूबाजी हुई है उसका, और जो पिता पुत्र में से जो पुत्र है उसके साथ विवाद हुआ था। इस बात से नाराज होकर पिता ने जो है उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। दोनों बाप बेटों ने जो है उस पर हमला किया, जिसके कारण तो गंभीर रूप से घायल हो गया है और जो घायल युवक को एम्स में भर्ती कराना पड़ा है। जाहिर तौर पर बहुत स्थिति गंभीर है उसकी। और ये समझा जा सकता है कि मामूली सी बातों पे राजधानी में चाकूबाजी जैसी घटनाएं हो रही हैं। पिता पुत्र किसी पे हमला कर रहे हैं, कोई व्यापारी पे हमला कर रहा है, व्यापारी होकर खुद जो है, इस तरीके के तमाम घटनाएं राजधानी में घटित हो रही हैं और कहीं न कहीं जो है वो पुलिसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। ये बात सही है आपकी। चश्मे पर आपके यहाँ चाकू चल जा रहे हैं, चश्मे के रेट पर चाकू चल जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। बालोद जिले में जंगली हाथियों का एक दल प्रवेश कर गया है। माना यह जा रहा है कि कांकेर के जंगल से होते हुए यह दल गुरुवार को बालोद जिले के जंगल पहुंचा है। पहली बार जंगल में हाथियों का दल पहुंचा। इस दल में तकरीबन 22 हाथियों के होने की बात सामने आ रही है। इसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। हालांकि वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। विभाग लगातार इस दल पर नजर रख रहा है। साथ ही उन इलाकों के गाँव में मुनादी भी कराई गई है। 7, 8, 9, 10, 11 ये हरे असली, ये 14 खतरनाक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये हरे असली, ये 14 खतरनाक है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ब्रेक के बाद बात करेंगे कोरोना अपडेट की। छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना का कहर जारी है। कल कोरोना के 2819 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 264 संक्रमण के मामले सामने आए। 24 घंटे की बात कर ली जाए तो 46 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 2078 ऐसे भी जो ठीक होकर अपने घर गए। फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 28,187। इनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है और संक्रमण के कुल मामले देख लिए जाएं तो वो पहुंच चुके हैं 1,53,515। कोरोना संकट काल की शुरुआत से अब तक 1,385 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 1,23,943 ठीक हो चुके हैं। खबर उज्जैन से। जहरीली शराब कांड की जांच के लिए एसआईटी उज्जैन पहुंच चुकी है। टीम में 3 सदस्य मौजूद हैं, गृह सचिव, एडीजी और रतलाम डीआईजी। ये जो तीनों सदस्य हैं वो मौजूद हैं। थाना खारा कुआं और थाना महाकाल इलाके का इन्होंने दौरा किया है और 2 दिन तक की पूरी पड़ताल की जानी है। पूरा प्रशासन बहुत तेजी से काम कर रहा है इस पूरे मामले को लेकर। यही जिला प्रशासन अगर पहले से ही बहुत तेजी से काम कर लेता तो इस एसआईटी जांच की नौबत ही नहीं आती। 16 लोगों को अपनी जिंदगी नहीं गंवानी पड़ती। लेकिन सख्ती बरतने के बाद तेजी से काम करने का रिवाज भारतीय प्रशासन की आदत है। जहरीली शराब कांड 3 सदस्यीय कमेटी, 2 दिन तक पड़ताल होगी। फिलहाल थाना खारा कुआं और थाना महाकाल जिन इलाकों का ये पूरा मामला है, इस मामले में अब तक 16 लोगों की जान जा चुकी है।
तो जहरीली शराब कांड, इसमें 16 लोगों की मौत के बाद प्रशासन जागा है। फुटपाथ पर रहने वालों की चेकिंग भी की गई है। जिले के आला अधिकारियों की 5 सदस्यों की 5 टीम है। रात में कई इलाकों का इन्होंने दौरा किया है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया जिला चिकित्सालय के बाहर ही 30 से ज्यादा मजदूर दीवार किनारे बिस्तर लगाकर सो रहे थे। इन्हें रैन बसेरे में शिफ्ट करवाया गया है। नगर निगम आयुक्त, एडीएम, पुलिस और डॉक्टर्स की टीम फुटपाथ पर सो रहे लोगों को समझाती नजर आई। टीम की माने तो जांच के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाए जाने वालों को एम्बुलेंस या डायल 100 में बिठाकर जिला अस्पताल ले जाया जाएगा, उपचार के लिए भर्ती कराया जाएगा। देर रात भोपाल से एसआईटी की टीम भी पहुंच चुकी थी और इसके चलते शहर में चेकिंग अभियान भी किया गया। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अगर ये जो बड़ी कार्रवाई है, ये जो अमला है, ये समय समय पर ऐसी ही कार्रवाइयां करता रहता तो 16 लोगों की जिंदगी बची रहती। इस कार्रवाई का उद्देश्य ये है कि जनरली जो लोग सड़कों पे सोते हैं, बाहर से आके अपने घरों को छोड़ के, या कोई अनाथ है, तो आप लोगों ने देखा इसी तरह जो लोग सड़क पे सोते हैं वो अवैध शराब का सेवन करते हैं। आवश्यक होने पे अवैध शराब का भी सेवन कर लेते हैं और इससे प्रॉब्लम वगैरह खड़ी होती है। शासन प्रशासन का उद्देश्य ये होता है कि ये जो इस तरह के लोग हैं उनको रेन बसेरे वगैरह में रहना चाहिए और सभी के लिए रेन बसेरे खुले हैं। लेकिन उसके बाद भी लोग दारू पी के या यहाँ पे रह के फुटपाथ पे रह के आपस में 4-5 लोग मिल के इस तरह की अवैध गतिविधियों में जाने अनजाने सम्मिलित हो जाते हैं। तो आज हम लोगों का यही उद्देश्य है कि फुटपाथ पे कोई ना सोए, जो भी रहे वो रेन बसेरे में रहे, और या फिर अगर लोकल है तो वो अपने घरों पे जाएं। जैसा आपने देखा यहाँ पे काफ़ी सारे लोग लोकल के निवासी हैं जो आसपास के मोहल्ले में ही रहते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर को छोड़ कर यहाँ पे हैं। तो उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि अपने माता पिता, अपने बच्चे और अपने घर के लोगों के साथ में रहें, तो वो बेहतर स्थिति रहेगी। और जो बाहर से आए हैं उन लोगों को हमने यहाँ पे रेन बसेरे में पहुँचाने की कार्रवाई की है। और ऐसे व्यक्ति साथ में इनको हम इनके स्वास्थ्य का भी, जैसा आपने देखा, चेकअप कर रहे हैं। जो संक्रमण की सुरक्षा की दृष्टि से एक कार्यक्रम हमने वो भी कर रखा है। तो इस तरह से हम लोगों का प्रयास रहेगा कि समय समय पर निकले और इस तरह लोगों को बूस्टअप करें और उनको उनके घरों में रहने के लिए या जो शासन प्रशासन ने रेन बसें निर्धारित की उसमें रहने के लिए उनको प्रेरित कर सके। सर, अब तक कुल कितने मामले आ गए मौत के? देखिए, जैसे कि आपको पता है अभी दोपहर में 14 थे और बाकी का तो फिर आपको बताएंगे। और खबर इंदौर से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज सांवेर में रहेंगे। सांवेर का वो विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे। मंत्री तुलसी सिलावट यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तुलसी सिलावट उन्हें कहना ठीक रहेगा। तुलसी सिलावट यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। सांवेर से वीडी शर्मा बदनावर भी जाएंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में वीडी शर्मा भी हैं, पहले नंबर पर इनका नाम है। तो आज वो विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे सांवेर का। कांग्रेस ने भी चूंकि अलग अलग विधानसभा वार अपना वचन पत्र कांग्रेस लेकर आई है, एक ओवरऑल 28 वाला वचन पत्र भी आने का है और अब बीजेपी की तरफ से भी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा। वीडी शर्मा आज सांवेर में इसे जारी करेंगे। इधर उमा भारती ने ट्वीट कर खुद के स्वस्थ होने की बात कही है। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि देखभाल करने वाले चिकित्सकों के दल ने उन्हें स्वस्थ घोषित किया है और कमजोरी के चलते उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में अभी और 10 दिन लग जाएंगे। लेकिन चिकित्सकों का उन्होंने धन्यवाद भी दिया है। 10 दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी, ये बात उन्होंने कही और खुद ट्वीट कर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। खबर कवर्धा से, यहां धुंध ही धुंध नजर आई है। सड़कों पर घना कोहरा नजर आया है जिससे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वनांचल में ये बदलाव नजर आया है और धुंध के चलते विजिबिलिटी भी काफी हद तक प्रभावित रही। तो कुदरत ने धुंध की चादर ओढ़ ली है। हालांकि कोरिया
में कई ऐसे इलाके हैं जिनकी तुलना कश्मीर से, हिमाचल से की जाती है। वहाँ बर्फबारी के चलते अब कवर्धा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं उन्हें यहाँ पर घूमते हुए कश्मीर का एहसास हो रहा है। कश्मीर की तरह वो यहाँ पर महसूस कर रहे हैं इन धुंध की चादरों के बीच में। महासमुंद परिक्षेत्र के पटेवा से लगे नवागांव के ग्रामीणों ने जंगल में अतिक्रमण करने के उद्देश्य से हरे भरे पेड़ों को यहां काटा जा रहा है। इस मामले में वन विकास निगम और वन विभाग वो किसी भी तरह की कार्रवाई करने में पीछे है। नवागांव के पास NH 53 से लगे जंगल में 270 लोग पिछले 10 दिनों से हैं यहाँ पर पेड़ काट रहे हैं। वन विभाग के तकरीबन 14 हेक्टेयर भूमि पर ये लोग कब्जा जमा चुके हैं। रहे बस एक तकलीफ हो थी ओकर नाम से हम यहाँ आके फिर कब्जा करत हन और जैसे भी करना होई साहब मन हमला जिहाँ भी पहुँचाना होई पहुँचाही, चाहे मार ही तब पीट ही तब, हमार तो गुजारा नहीं चलत है। पूरा मामला ये है कि ये गांव वाले लोग जिद करके जो है अतिक्रमण कर रहे हैं। हम लोग समझा रहे हैं उनको कि भाई छोड़ो, जंगल PF जंगल है ये, है ना। अब समझा रहे हैं, अब देखिए कार्रवाई जैसे हम लोग से हो रही कर रहे हैं। ये ज़मीन जो है PF है, प्रोटेक्टिव फॉरेस्ट है। जशपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों और स्टाफ के लिए उपयोग में आने वाले एम्बुलेंस और अन्य वाहन देखरेख के अभाव में कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं। करोड़ों के वाहन उपयोग में नहीं आने की वजह से अब बेकार हो चुके हैं। विभाग अब इन वाहनों को नीलाम करने की बात कह रहा है। इसमें सरासर स्वास्थ्य विभाग की ही कमजोरी या स्वास्थ्य विभाग का ही इसमें पूरा लापरवाही बोलूँगा कि सरकार की लापरवाही है। स्वास्थ्य के विषय में जितना ध्यान देना चाहिए, आज जशपुर जिले में सभी अस्पतालों में जो शासकीय वाहन थे स्वास्थ्य विभाग के कार्यों के लिए, सभी कंडम स्थिति में है। इसके लिए कंडम करने के लिए पूरे सभी जमा कर दिए गए हैं और RTO के पास नीलामी भी हो चुकी है उनको उठाने के लिए। और थोड़ा सा नीलामी बाकी, जो पहले की जो गाड़ियाँ थी वो तो हो गई थी, कुछ जो बाकी की बची वो नीलामी होना बाकी है, हो जाएगी तो सब गाड़ियाँ उठ जाएगी वहाँ से। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।